हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू द काइजन ग्रुप। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी हेरिडिटी हम बहुत बार ये टर्म सुनते हैं कि अनुवांशिकता, जिसको हिंदी में कहते हैं कि हेरिडिटी, और एनवायरनमेंट भी एक ऐसा टर्म है जो हम बहुत बार सुनते हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या रोल है, ये आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हेरिडिटी, सबसे पहले हम हेरिडिटी को देखते हैं। हेरिडिटी वो है जो जो आपको अपने पेरेंट्स से मिली है। हेरिडिटी वो है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होती है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। हेरिडिटी इज स्टैटिक फैक्टर, इसको बदला नहीं जा सकता। यू कैन नॉट ऑल्टर योर जीन्स, आप अपने जीन्स को बदल नहीं सकते, आप अपने डीएनए को बदल नहीं सकते। देन हम देखते हैं एनवायरमेंट। हेरिडिटी को नेचर भी कहा गया है। नेचर क्यों कहा गया है? क्योंकि ये आपको मिला है नेचर से, तो इसलिए इसको बोलते हैं नेचर। एनवायरमेंट जो होता है ये डायनेमिक है। क्यों है? क्योंकि इसको बदला जा सकता है, और इसको हम नर्चर बोलते हैं। क्योंकि एनवायरमेंट, जैसा आपको एनवायरमेंट मिलता है वैसे आप डेवलप होते हो, नर्चर होते हो। तो हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जब मिल जाते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल होता है। इसका मतलब क्या है कि एक इंडिविजुअल जो है, कोई भी इंडिविजुअल इस दुनिया का, वो क्या है, वो उसके अंदर हेरिडिटी है, मतलब उसकी एक बॉडी है जिससे वो काम करता है। दूसरा उसका एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट के अंदर सब कुछ आ गया, सब कुछ मतलब सब कुछ जो भी आपके आसपास है, आपकी फैमिली है, आपका स्कूल है, आपका वर्क है, आपका फूड है, जो भी आपको एक्सेप्ट दिस हेरिडिटी, आपकी बॉडी के अलावा, जीन्स, जेनेटिक्स, इसके अलावा जो कुछ भी आपकी लाइफ में है वो सब एनवायरनमेंट है। तो एक इंडिविजुअल जो है उसके डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों रोल प्ले करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा नेचर और नर्चर डिबेट चलती है, मतलब इनको नेचर नर्चर बोला जाता है, हेरिडिटी को नेचर और एनवायरनमेंट को नर्चर। तो कुछ साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि हेरिडिटी का ज्यादा रोल है, कुछ का मानना है कि एनवायरनमेंट का ज्यादा रोल है, कुछ का मानना है कि दोनों का बराबर रोल है। तो अभी हम उस डिबेट में नहीं जाएंगे, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि अलग अलग बुक्स में आप देखेंगे तो अलग अलग व्यू पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन रोल दोनों का होता है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का रोल होता है। अब इसमें मैं आपको एक और पॉइंट समझाती हूं कि हेरिडिटी जो है वो लिमिट सेट करती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, किसी का आईक्यू 110 है, तो हो सकता नहीं, इसको ऐसे समझिए आप। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हाइट की बात करते हैं तो अगर पेरेंट्स की हाइट एवरेज है तो हम ये मान सकते हैं कि जो उनका जो बच्चा है उसकी हाइट में भी वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स में मदर की हाइट है 5'3" और फादर की है 5'6", तो यहां पर हम देखें तो 5'8" और 5'6" ये
ये लिमिट सेट हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हो सकता है कि जो इनका जो चाइल्ड है, वो जो स्टूडेंट है, वो फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव हो और वो बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो। तो एक एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट, इन दोनों के बीच में कहीं उसकी हाइट होगी। अगर वो गर्ल चाइल्ड है तो शायद वो लोअर लिमिट में आए, मेल चाइल्ड है तो वो ऊपर लिमिट में आए। तो इस तरीके से हेरिडिटी जो है वो एक लिमिट डालती है और एनवायरनमेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर किसी को एनवायरनमेंट मिला है इस तरीके का कि उसका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है, वो बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में एक्टिव है, उसको इस तरीके, अगर मान लीजिए कि ये जो बच्चा है ये किसी ऐसे घर में पैदा हो गया जो लेबर क्लास है, जहां पर न्यूट्रिशन का भी प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता है, प्लस वहां पर उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं स्पोर्ट्स में जाने की या नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने की, तो वहां पर ये लिमिट मतलब ये लिमिट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई अच्छा वेल ऑफ फैमिली में है जहां पर न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल रहा है और उसको बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में चांसेस मिल रहे हैं और उसकी स्कूलिंग बहुत अच्छे से हो रही है, वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में है जहां पर वो ये सब कुछ कर पा रहा है, तो वो अपर लिमिट में जा सकता है। तो हेरिडिटी जो है एक लिमिट सेट करती है और एनवायरनमेंट रोल उसमें ऊपर नीचे होता है। एनवायरनमेंट का रोल होता है जिसकी वजह से जो चाइल्ड है वो ऊपर नीचे जाता है। अब मैं थोड़ा सा, ये थोड़ा साइंस का आ जाएगा, ह्यूमंस के जीन्स के बारे में बताऊंगी। दो तरीके के सेल्स होते हैं, ऑटोसोम्स एंड जर्म सेल्स। तो सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स मतलब जर्म सेल के अलावा आपकी बॉडी में जितने भी मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो सेल्स होते हैं उनको जर्म सेल्स बोलते हैं। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सेल्स के अलावा जितने भी सेल्स हैं आपकी बॉडी में वो क्या है, वो सोमैटिक सेल्स हैं। तो सोमैटिक सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और 23 पेयर पाए जाते हैं। तो 23 पेयर में से 22 कॉमन होते हैं, मतलब गर्ल्स और बॉयज में, और 23rd जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। लेकिन जो जर्मिनल सेल है उसके अंदर आप पढ़ेंगे, अगर आप बायो स्टूडेंट हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज से फैमिलियर होंगे कि जो मियोसिस डिवीजन होता है उसको हैप्लॉइड सेल डिवीजन भी बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स का नंबर है ये हाफ हो जाता है, 46 से 23 हो जाता है। तो 23 फ्रॉम मेल एंड 23 फ्रॉम फीमेल जब ये मिलते हैं तो जो जाइगोट बनता है वो होता है 46 सेक्स होता है और मेल में XY होता है। ये नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। At the time of fertilization, देखिए मेल के पास XY है, फीमेल के पास XX है। तो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन अगर मेल का X जो क्रोमोसोम है वो फीमेल से फर्टिलाइज हुआ, फीमेल के पास तो XX ही है तो वहां से तो X ही आना है, तो वो XX यानी कि ये बन गई गर्ल चाइल्ड फीमेल।
और अगर इसका वाई फ्यूज हुआ एक्स के साथ तो वो बन गया मेल चाइल्ड, यानी कि मेल। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप। ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्स में। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आप सब उस बात से अवेयर भी होंगे। मेल रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चे के सेक्स के लिए। जो फीटस है, जो बच्चा जो जन्म लेगा, वो मेल है या फीमेल है, ये किस पे निर्भर करता है? मेल पे। क्योंकि फीमेल के पास तो दोनों एक्स एक्स है, लेकिन मेल के पास एक एक्स है और एक वाई है। तो यदि एक्स फ्यूज होता है तो एक्स एक्स यानी कि गर्ल चाइल्ड होगी, और अगर वाई फ्यूज होता है तो एक्स वाई यानी कि मेल चाइल्ड आएगी। अब हम देखते हैं ट्विंस के बारे में। ट्विंस दो टाइप के होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस एंड फ्रेटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस एंड फ्रेटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो जाइगोट होता है वो डिवाइड हो जाता है और दो ट्विंस बन जाते हैं। फ्रेटर्नल ट्विंस वो होते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि एक एग को दो स्पर्म फ्यूज कर देते हैं, तो उस वजह से फ्रेटर्नल ट्विंस आते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर सेम सेक्स, ईदर मेल और फीमेल, या तो दोनों बच्चे मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे। और आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं वो ऑलमोस्ट दिखते भी एक जैसे हैं। इसमें मे बी सेम सेक्स और डिफरेंट सेक्स। इसमें एक साथ गर्ल और बॉय भी हो सकता है, या फिर दोनों गर्ल और दोनों बॉय भी हो सकते हैं। इनको मोनो जाइगोटिक बोलते हैं, इनको डाइजाइगोटिक बोलते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। तो ये एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, लेकिन सीटेट में, रीट में, हरियाणा टेट में और जितने भी टेट एग्जामिनेशंस हैं सब में इनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपको कवर करना बहुत जरूरी है। देखिए इस टाइप के चैप्टर्स ऐसे होते हैं कि आपने वैसे भी आपने अपने 10th तक के क्लासेस में इनको पढ़ा हुआ है, एक बार रिवाइज करेंगे आपको फिर से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो एक दो बार देखिए, काफी नंबर दे जाते हैं ये, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए। तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।